नवरात्रि शुरू होने के साथ मांसाहार को लेकर बहस तेज हो गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पूरे एनसीआर में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। अलीगढ़ में भी मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों पर सख्ती की तैयारी है। मुस्लिम संगठन बीजेपी विधायकों की इस मांग का विरोध कर रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बेचने या परोसने पर सख्ती की मांग हो रही है। अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने डीएम और एसएसपी से बातचीत कर नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास और खुले में मीट बैन करने की मांग की। मीट की दुकान नवरात्रि में बंद हो जानी चाहिए और यदि बहुत आवश्यक उनको किसी को हो तो पर्दा डालें और दरवाजा बंद करके ये सब काम करें, क्योंकि नवरात्रि हमारा पवित्र त्योहार है हिंदुओं का। और यहाँ पर 10-12 लाख पूरे जनपद में मुस्लिम आबादी है और 40 लाख आबादी हिंदुओं की है, तो बहुतायत में हिंदू है। इस कारण मेरा आपके माध्यम से यही कहना है सभी से कि नवरात्रे आप लोग शहर में खुला मांस कहीं नहीं ले जाएंगे और शहर के अंदर कहीं कोई खुली दुकान नहीं खोलेंगे। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी की सियासत अब मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और गोश्त तक सीमित रह गई है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे बीजेपी भटक चुकी है। लेकिन ये इस प्रकार की टारगेट कर करके कि कभी मस्जिद को ढका जाना, कभी नॉनवेज को बंद करना, ये सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिसी है और इससे इसी हद तक सीमित रह गई है। आज प्रदेश और देश कहाँ जा रहा है इसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहूँगा इन चीज़ों से बाज आना चाहिए और जो मेन मुद्दे हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि मीट के दुकानदार सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। मंदिर है और मंदिर के पास में दुकान है, उन जगहों पर नवरात्र के दिनों में मीट की दुकान बंद कर दी जाए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हर इंसान का काम है। अगर किसी भी चीज़ से किसी भी समुदाय के लोगों को अगर उनकी आस्था को, अकीदत को ठेस पहुंचती है तो ज़रूरी है कि उनकी आस्था का ख्याल हर शख्स रखे। वहीं पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि आप कैसे किसी को नॉनवेज खाने से रोक सकते हैं। हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, फिर भेदभाव क्यों? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ के उसमें 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं कि सबको मालूम, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन चूंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में नवरात्र के दौरान नॉनवेज की दुकानों पर बीजेपी विधायकों की तरफ से बिक्री बंद करने की मांग की गई है, जिसके बाद अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और बाबा बागेश्वर धाम के मंडलेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री और लव जिहाद के बयानों पर मौलाना ने कड़ा एतराज जताया। वहीं संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो इस तरह के हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में न जाएं जहां उनकी एंट्री बैन है। देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि के मौके पर गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की रोक की बाबा बागेश्वर ने वकालत की है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि जब सनातनी लोग उनके हज में नहीं जाते तो उन्हें भी हमारे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। बाबा बागेश्वर के बयान पर सियासी घमासान जारी है। वहीं संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुस्लिम युवकों को गरबा पंडाल न जाने की अपील की है। अगर मुस्लिम लोगों के लिए देखो, अगर वो लोग रोक रहे हैं तो बस मुस्लिम लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि वो परहेज करें, नहीं जाए। और अगर इस प्रकार की कोई बात है, लेकिन बीजेपी का काम है, आपको देखो हर क्वेश्चन में एक चीज मेरी जरूर जवाब में
शामिल रहेगी कि आपस में धर्म के नाम पर बांट करके और राजनीति रोटियां सेकें, जिससे कि एक बहुत आसान तरीका है कि सत्ता में बने रहने का। बाबा बागेश्वर ने आरोप लगाया था कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर कानूनी लगाम और सख्ती जरूरी है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद शब्द को साजिश के तहत हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं, ये खुद इनकी पैदावार है। लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है इस्लामी डिक्शनरी में। ये खुद इन्होंने मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक साजिश के तौर पर इसको ईजाद किया और अब ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का आरोप है कि ज्यादातर मामलों में गरबा पंडाल से ही लव जिहाद के मामलों की शुरुआत होती है। वहीं एसपी सांसद और मौलाना ने बाबा के बयानों को सामाजिक समरसता के खिलाफ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक जनसंपर्क अभियान चलाया है। और सीएम योगी ने व्यापारियों और ग्राहकों के साथ बातचीत की और जीएसटी सुधार को पीएम मोदी की ओर से देशवासियों के लिए दीपावली का तोहफा बताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सीएम योगी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर गोरखपुर में झूले लाल मंदिर से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान सीएम योगी ने जीएसटी की घटी दरों को लेकर दुकानदारों से बातचीत की। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी से लेकर व्यापारी तक सभी को फायदा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा। उसकी क्रय पावर बढ़ेगी। बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। गोरखपुर में जनसंपर्क के दौरान सीएम योगी कई दुकानों में गए। दुकानदारों और ग्राहकों से भी सीएम योगी ने फीडबैक लिया। 22 सितंबर से 29 सितंबर तक जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान का पहला चरण शुरू हो गया है। सीएम योगी ने खुद पदयात्रा, जनसंपर्क और संवाद से इसकी शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। एसपी सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि सरकार ने 11 साल जो जीएसटी वसूला, पहले वो जनता को वापस करे। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जीएसटी में कटौती के फैसले का स्वागत कर पीएम मोदी का आभार जताया है। विपक्ष क्या कह रहा, मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि रेट रेजोल्यूशन का कमेटी 1.5 साल से इस पे काम कर रही थी। सभी प्रदेश का मत था कि रेट को ठीक किया जाए, 2-4 रेट जो है उसको 2 रेट किया जाए। ऐसे तमाम संशोधन थे। इसी बीच भारत सरकार से एक प्रस्ताव आया जो काउंसिल के सामने आया और काउंसिल में उस पर वृहद डिस्कशन हुआ और सबकी सहमति से ये लागू किया गया है। और निश्चित तौर से आज ऐतिहासिक दिन है कि देश की आम जनता पर कहीं ना कहीं काफी राहत मिलने वाली है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उनको विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद एक नया नारा देने के दृष्टि से कुछ बदलाव करने का काम किया गया है।
लेकिन इससे मेरा जो अपना मानना है कि आम जनता को बहुत राहत होने वाली नहीं है, इसलिए कि आज भी स्लैब 5% और 18% है, बीच का 12 गायब हो गया, 28 की जगह 40 हो गया। इसलिए आम जनता को उससे कोई बहुत राहत मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है कि भारत को महाशक्ति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। शारदीय नवरात्र के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति मंदिर में कलश स्थापना की, साथ ही 10 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ भी हो गया। कलश स्थापना के बाद गोरक्षपीठ में पूजा अर्चना की और गुरुओं का आशीर्वाद लिया। विजयदशमी पर रथ पर सवार गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर के रूप में भगवान प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। और उधर बीजेपी के कई पूर्व और मौजूदा मंत्रियों की सीटों पर सहयोगी दलों के दावे से पार्टी हरकत में आ गई है और सहयोगी दलों के साथ समन्वय में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर उलझी गुत्थी सुलझाना शुरू कर दिया है। इससे गठबंधन के सहयोगियों के साथ आपसी अंतर्कलह से चुनाव के बीच जूझना न पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के पूर्व और मौजूदा मंत्रियों की सीटों पर सहयोगी दलों के दावे से पार्टी हरकत में आ गई है और सहयोगी दलों के साथ समन्वय में जुट गई है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत दूसरे मंत्री और कई बीजेपी नेताओं की सीटों पर आरएलडी दावा ठोक रही है और प्रत्याशियों ने दौरे कर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में जयंत चौधरी और ओपी राजभर की पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी। इन दलों के प्रत्याशी बीजेपी को हराकर चुनाव जीते थे। अब बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच अंतर्कलह ना हो, इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विकास परक सरकार बने, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी मनभेद के पूरा एनडीए एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कमर कस चुका। साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिम में किसान आंदोलन चरम पर था। बीजेपी का बड़ा विरोध भी हो रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी पश्चिम यूपी की 125 सीटों में से 85 सीटें अपने दम पर जीती थी। ऐसे में बीजेपी सीटों का समीकरण साधने में जुटी है। आरएलडी के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव जीते या हारे, वो उन सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों के जो तमाम प्रत्याशी रहे, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अब एक बीच का रास्ता निकाला है कि आपसी समन्वय से सहयोगी दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट किया जाए। दरअसल ये जो पेच है, ये भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्रियों की सीटों पर भी है और बड़े नेताओं की सीटों पर भी है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पुलिस दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का जिक्र नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने इसे लेकर अहम आदेश जारी किया है। सार्वजनिक जगहों के नोटिस बोर्ड, गाड़ियों और साइन बोर्ड भी जातीय संकेत और नारे हटाने का वहां से आदेश दे दिया गया है। और क्या आदेश है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस दस्तावेजों में आरोपियों की जाति के जिक्र पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने पुलिस के दस्तावेजों, एफआईआर, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो, सार्वजनिक जगहों, गाड़ियों पर जाति के जिक्र पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पुलिस के किसी भी दस्तावेज
FIR, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो में किसी भी वादी, आरोपी या गवाह की जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, दीपक कुमार ने ये निर्देश दिए हैं कि जाति आधारित रैली, धरना, प्रदर्शनों पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों पर भी जाति को महिमा मंडित करने वाले स्लोगन या स्टिकर नहीं होने चाहिए। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, DGP, पुलिस कमिश्नर, DM और SP को यह आदेश भेजा गया है। इसमें गिरफ्तारी के रिकॉर्ड से जाति हटाने और इसकी जगह पर संबंधित व्यक्ति के माता पिता का नाम जोड़ने को कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों के नोटिस बोर्ड, गाड़ियों और साइन बोर्ड से भी जातीय संकेत और नारे हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने जिला प्रशासन से जातीय के आधार पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने को कहा है। यादव महासभा का कहना है कि जातीय रैलियां और स्लोगन को लेकर सरकार का आदेश तो अच्छा है, लेकिन जमीन स्तर पर लागू करना आसान नहीं है। संवैधानिक रूप से तो उस तरह से तो आदेश ठीक है, लेकिन ये आदेश जो है धरातल पर नहीं उतर पा रहे। जो चीजें हैं, जाति व्यवस्था एक सच है और इस सच से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। गुर्जर महासभा का कहना है कि हाईकोर्ट और सरकार के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जातीय पंचायत पर रोक लगाना गलत है। ऐसे में समाज की आवाज कैसे उठाएंगे? सरकार का और माननीय न्यायालय का तो हम समर्थन करते हैं कि पहले जाति के नाम जो मोटरसाइकिल के, कार के बैकलाइट पे या उस पर लिखे रहते थे पीछे कि भाई इन्हें हटाओ, गुर्जर, जाट, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, सब, उसमें सब लोगों ने समर्थन किया। लेकिन मेरा नाम ही बबली कसाना है, हमारे अध्यक्ष जी का नाम अरुण चौधरी भुल्लन है, हमारे गाजियाबाद के सांसद माननीय अतुल गर्ग जी वहाँ पर जाति सूचक है। देखिए, जातियों की जो रैलियां हैं ये अपने अधिकार के लिए होती हैं। अगर हमें सरकार से हमारी कोई मांग है तो हम कैसे कहेंगे? रैलियों के माध्यम से तो सरकारें सुन नहीं रही, अकेले व्यक्ति की कैसे सुनेंगी? ब्राह्मण समाज ने भी हाईकोर्ट और सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन पूछा है कि सरकार इस पर अमल कैसे करवा पाएगी। तो कुल मिला के भाई, अगर तुम जातिवाद की जो ना पहले तो तुमने आग लगाइया, तुमने ही तो जातिवाद आंकड़े करे, अब तुम ही कह रहे कि जातिवाद, हमें तो खुशी है इस बात की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख न करने, गाड़ियों, सार्वजनिक जगहों, साइन बोर्ड, सोशल मीडिया आदि में भी जाति के महिमा मंडन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिस पर सरकार अमल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी निगम के जरिए अब संविदा भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही EPF और ESI जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। निगम का गठन होने पर आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। इन्हें हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कभी बीमारू राज्यों की लिस्ट में गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। CAG की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ के राजस्व अधिशेष के साथ सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ सालों में अपनी राजस्व संग्रह प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन में जबरदस्त सुधार किए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। खास बात यह है कि 16 राज्यों में रेवेन्यू सरप्लस में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। CM योगी की नीतियों का साफ साफ असर इसमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान कल सीतापुर जेल से रिहा होंगे। बेल ऑर्डर देरी से आने की वजह से आज आजम खान की रिहाई नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक कल सुबह करीब 7 बजे आजम खान रिहा हो जाएंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आजम खान 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी है।
आजम खान को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ में 9 अक्टूबर को बीएसपी का कार्यक्रम है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने साफ तौर पर तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी बीएसपी में आना चाहे उसका स्वागत है। आजम खान आते हैं सर, तो आप उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नहीं होंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मतलब मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़े, हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्यों भरोसा जता रही है मायावती जी पर, क्या लगता है? तो अब ये तो मैंने आदरणीय आजम खान साहब की पत्नी जी से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बहन मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक, उस लायक भरोसा करने लायक हैं। वो उनको लग रहा है कि यहाँ न्याय होता है, यहाँ न्याय होगा। आपने देखा है कि, और वो भी विशेष तौर से आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एक जो माइनॉरिटी समाज से जो मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आपने देखा कितने 22 विभाग थे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।